अगेन पास्ट मिक्स क्वेश्चन करेंगे एंड कुछ चीजें बीच बीच में, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको याद होगा रेशियो प्रोपोर्शन का बताया था, कंपोनेंट एंड डिविडेंड ऑपरेशन याद है बेटा सभी को? और मैंने कहा था कि कुछ चीजें बेटा अपने अलग से नोट्स में लिखते जाना, ऐड करते जाना, क्योंकि फिर है ना क्लासेस के बाद फिर वो चीजें सारी याद नहीं रहती है, तो आपके एक सेल्फ नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे ताकि आप जब भी एग्जाम से पहले आप रिवाइज करना चाहो तो जल्दी से रिवाइज कर पाओ। ठीक है, ओके। सभी को याद है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कैसे लिखते थे? क्या फॉर्मूला था? किसके इक्वल था? एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। और अगर मैं कह देता हूं कि एक्स जो है लेट्स से बिलोंग करता है 0 से 1 के बीच में, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को क्या लिखा जा सकता है डायरेक्टली? एक्स लिखा जा सकता है। और अगर एक्स बिलोंग करता है -1 से 0, अब क्या लिख सकते हैं? सोचो सोचो, बताया था ना मैंने, डेराइव कराया था, मैंने कहा था रटना मत, लेकिन समझ लो कि प्रोसेस क्या है। एक आधा एग्जांपल लेकर आप खुद समझ सकते हो कि क्या लिखा जाएगा। एक्स की टर्म्स में लिखना है मतलब कितना कितना x+1। हाँ बिल्कुल ठीक। और अगर लिखा है x बिलोंग्स टू -2 से -1, अब क्या लिखेंगे? x+2। वेरी गुड, सभी को आया बेटा समझ में? भाई आप कोई भी वैल्यू ले लो, -2 से -1 के बीच में, लेट से -1.5 ले लिया मैंने, या चलो 8 ले लेता हूँ, -1.8, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -1.8 कैसे लिखा जाएगा भाई? 0.2 आएगा ना, याद है बताया था मैंने? फॉर्मूला लगाकर भी निकाल सकते हो आप, फॉर्मूला लगाकर भी निकाल सकते हो। क्या लिखोगे? -1.8 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -1.8, तो ये आएगा -1.8, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और -2 का +2 कितना आएगा? ठीक है, लेकिन अगर हमें एक्स की टर्म्स में ब्रेक करना है तो इस तरह से ब्रेक करते जाएंगे। ठीक है, तो मैंने कहा था ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो बार बार कहीं भी किसी क्वेश्चन में, इंटीग्रेशन में, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, कहीं पर भी, क्योंकि फंक्शन जो है वो तो कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर नहीं है कि उसी से पूछा जाएगा। फंक्शन तो किसी भी चैप्टर में लगा सकता है, मैटर्स डिटरमिनेंट में भी दे सकता है, कहीं भी दे सकता है। तो ये बेसिक आपको फंक्शंस और इसका किस तरह से ब्रेक डाउन करते हैं ये पता होना चाहिए बेटा। ठीक है, तो मैंने कहा था कुछ चीजें लिखते जाना, तो मैं साथ साथ जैसे क्वेश्चंस कराऊंगा तो कुछ अगर लगता है कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रहा है कोई टॉपिक का, या कोई फॉर्मूला, कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, तो उसको लिखते जाना बेटा। ठीक है, चलो पहले एक वार्म अप क्वेश्चन करते हैं। इजी सा क्वेश्चन है, मैक्सिमम स्लोप बताना है आपको। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, कई बार हम क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते तो आंसर रॉन्ग आ जाता है। मैक्सिमम स्लोप ऑफ कर्व दी हुई है y इक्वल्स टू 1/2 x⁴ माइनस 5x³ प्लस 18x² माइनस 19x अकर्स एट, पॉइंट बताना है किस पॉइंट पर अकर करेगा। तो पहला ऑप्शन है 2,9, बी ऑप्शन है 2,2, सी ऑप्शन है 3,21/2, और डी ऑप्शन है 0,0। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, मैक्सिमम स्लोप बोल रहा है ये, कर्व की मैक्सिमम वैल्यू नहीं, स्लोप की मैक्सिमम वैल्यू बोल रहा है। थोड़ा सा तो डिफरेंट बनाएगा ना, तो क्वेश्चन ऐसे बोलते हैं कि स्लोप बताओ मैक्सिमम इसके ऊपर कहाँ पे हो। तो मैक्सिमाइज जिसको जिसे करना है हमें वो स्लोप को करना है। और स्लोप कैसे निकाला जाता है? सबसे पहले डेरिवेटिव करके, राइट? तो डेरिवेटिव करके हमें स्लोप पता लगता है। तो ये जो dy/dx आ रहा है ये आपका स्लोप आ रहा है ऑफ टेंजेंट टू द कर्व जो दी हुई है। तो कितना आएगा ये डेरिवेटिव करके? 2x³ माइनस 15x²। फैक्टराइज कर लो पूरा। अच्छा फैक्टराइज तो नहीं, आगे भी करना पड़ेगा। तो पहले क्या आएगा इसका 2x³ बिल्कुल ठीक है, माइनस का 15x² और प्लस 36x माइनस का 19। ठीक है भाई, अब क्या करें आगे? इसी को 0 रख दे या इसका भी डेरिवेटिव करें? इसका भी डेरिवेटिव, क्योंकि उसने बोला है स्लोप मैक्सिमम, तो स्लोप का फर्स्ट डेरिवेटिव होगा। अब स्लोप जो है उसको तुम मान लो m मान लो, ताकि तुम्हारा वो डबल डेरिवेटिव कंफ्यूजन ना क्रिएट करे। तो ये मान लो कि m है स्लोप तुम्हारा। अब m का डेरिवेटिव करना है dm/dx। चलो बताओ क्या आएगा? 6x² माइनस 30x प्लस 36। क्या इसको 0 रख दें फॉर क्रिटिकल पॉइंट? यस सर। इसको 0 रख के जल्दी से बताओ x की वैल्यूज क्या आएंगी? 6 कॉमन लोग आएगा x² माइनस 5x प्लस 6 -3 और -2, और 2 और 3 हो जाएगा, राइट? x की वैल्यूज। ठीक है, तो ये तुम्हारे क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब 2 पर या 3 पर कहां पे होगा मैक्सिमम?
ये पता करने के लिए एक और बार डेरिवेटिव करेंगे, डी स्क्वायर एम बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आएगा 12x माइनस 30। तो एक बार भाई 2 के लिए पुट करके देख लो और एक बार 3 के लिए। 2 के लिए क्या रहा आंसर नेगेटिव आएगा 24 माइनस 30 माइनस 6 नेगेटिव आ गया, और इसके लिए क्या आएगा 6 आएगा पॉजिटिव। तो भाई जिसके लिए माइनस आता है डबल डेरिवेटिव उस पर क्या होता है मैक्सिमम होता है, देयरफॉर मैक्सिमम स्लोप एट x इक्वल टू 2 पे होगा। तो अगर 2x है तो y कितना होगा निकाल लोगे फंक्शन में पुट करके, ठीक है भाई। इन दोनों में से कोई ऑप्शन आएगा ए या बी में से, क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो इसमें स्लोप बोला है मैक्सिमम करने के लिए, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्लियर? नेक्स्ट है, अच्छा मैंने कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में ध्यान होगा आपको बताया था कि अच्छा 2,2 आ रहा है, ठीक है ओके। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी हमने करा था, या लिमिट्स जब हम सीख रहे थे कि लिमिट्स में मैंने बताया था कि अगर आपका लाइक एल हॉपिटल रूल बताया था, याद है सभी को? यस सर। कब लगाते हैं कंडीशन बताओ जल्दी से, एल हॉपिटल रूल कब लगा सकते हैं? 0.0 या इंफिनिटी अपॉन। सबसे पहले तो जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जिसमें जब एल हॉपिटल रूल लगाओगे तो वो तब लगा सकते हो जब ऊपर वाला फंक्शन नीचे वाला फंक्शन दोनों क्या कंटिन्यूस हो, जिसके अबाउट निकाल रहे हैं, राइट? और डिफरेंशिएबल भी होने चाहिए, क्योंकि अगर डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो फिर डेरिवेटिव नहीं कर पाएंगे, राइट? जैसे मॉड आ गया ऊपर, पहले न्यूमरेटर में मॉड लिखा है या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखा है, तो वो हमें चेक करना पड़ेगा कि डिफरेंशिएबल है भी या नहीं जहां पर हम निकाल रहे हैं, राइट? दूसरी चीज जो हमारा लिमिट होना चाहिए वो कहाँ किस फॉर्म में आना चाहिए, 0.0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, राइट? ठीक है, यस अच्छा क्या सिर्फ एक ही बार लगा सकते हैं या मल्टीपल टाइम्स लगा सकते हैं? मल्टीपल टाइम। मल्टीपल टाइम, अकॉर्डिंग टू नीड। और मैंने कहा था कई बार ऐसा होगा कि एल हॉपिटल रूल से थोड़ा टफ हो जाएगा, नॉर्मली करोगे तो इजी रहेगा। तो ऐसा नहीं कि हमेशा ही बिना देखे मतलब देखा एल हॉपिटल रूल लगाकर ही सारे क्वेश्चंस कर रहे हो, तो कई बार होगा बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो ध्यान से करना, ठीक है ना? जहां पर जरूरत लगती हो कि भाई अब इससे तो बहुत या समझ में नहीं आ रहा कि कैसे निकालें इसका लिमिट, तब लगाना। तो क्वेश्चन है लिमिट वाला ही दे रहा हूँ, लिमिट h टेंड टू 0 दिया हुआ है 2 टाइम्स √3 साइन पाई बाय 6 प्लस एच माइनस कॉस पाई बाय 6 प्लस एच ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड में है √3h ब्रैकेट में √3 cos h माइनस का साइन h। लिमिट जो है वो h टेंड टू 0 है, x की जगह h बोल दिया बस, और कुछ नहीं। ऑप्शंस हैं 3/4, 2/√3, 4/3 एंड d इज 2/3। सबसे पहले बताओ क्या करें, कैसे स्टार्ट करें? डायरेक्टली कोई फॉर्मूला बन रहा है क्या भाई? साइन ए माइनस कॉस बी की कोई आइडेंटिटी नहीं होती है, और साथ में √3 भी चिपका हुआ है, तो नहीं लगेगा। फिर क्या करें? डायरेक्टली एच के लिए 0 पुट करेंगे तो ये तो सॉल्व ही नहीं होगा। डेरिवेटिव करेंगे क्या बताओ? डेरिवेटिव करने में ऊपर तो प्रॉब्लम नहीं होगी, चलो सॉल्व हो जाएगा, एक एक टर्म ही है, नीचे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, राइट? बताओ भाई जल्दी से, अगर एच डायरेक्टली पुट करते हैं नीचे 0 आ गया, ऊपर भी 0 आ जाएगा। ऊपर क्या आएगा? cos पाई बाय 6 कितना होता है हमारा 30/√3/2 होता है, sin पाई बाय 6 होता है 1/2, तो √3/2 ऊपर भी 0 आ जाएगा, 0.0 बन जाएगा। तो एल हॉपिटल रूल लगाएं या लाइक कुछ मैनिपुलेशन करें, बताओ। अब ये चॉइस तुम्हारी है कि यहाँ पर क्या करना है, तुम्हें ये समझना पड़ेगा तुम्हें। बताओ बताओ क्या करें भाई, एल हॉपिटल रूल लगा दें या कुछ समझ में आ रहा है मैनिपुलेशन? कोई तो बोलो भाई, एल हॉपिटल रूल लगाएं या नहीं लगाएं? लगा लेते हैं सर। लगा देते हैं। देखो मैंने कहा था बिना सोचे समझे मत करना, पहले ट्राई कर लेना, मतलब अगर देखा तुमने तुम्हें लग रहा है कि कुछ मैनिपुलेशन हो सकता है तो मैनिपुलेशन कर लो। ऐसा नहीं कि हमेशा एल हॉपिटल रूल से बहुत ईजी हो जाएगा। तो तुम्हें अब देखो टाइप तुम्हें याद नहीं आ रहा है, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट एक टाइप बताया था, तुम्हें याद होगा। इसको देखते हैं, अगर वो टाइप याद है तो समझ में आ जाएगा तुम्हें। क्या मैंने कुछ ऐसा बताया था, ए साइन थीटा प्लस प्लस या माइनस बी कॉस थीटा, याद आ रहा है? यस सर। अगर ऐसे लिखा है तो इसको क्या लिख सकते हैं, याद है मैंने क्या कराया था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड भी और मल्टीप्लाई भी, याद है? साइन थीटा प्लस माइनस बी, इसके नीचे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा। और ये वाला जो था, ये वाला पार्ट, इसको हम कोई एक एंगल मान लो, या तो कॉस मान लो, इसको मान लो कॉस फाई,
तो ये तुम्हारा साइन फाई आएगा, बताया था, याद है? चाहे कुछ भी हो और बी की वैल्यू कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब एंगल ऐसा भी नहीं कि ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कुछ वैल्यू हमें पता ही होगी ऐसी, ऐसा एंगल आएगा, नहीं। मान लो इसकी वैल्यू आती है ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1/7, तो 1/7 तो मुझे पता ही नहीं कि कॉस कहाँ पे होता है, पर मैं कॉस फाइव मान लूंगा। ठीक है, समझ में आया? ठीक है भाई। तो सिंगल, इससे फिर क्या होगा, इससे क्या होगा, साइन थीटा कॉस फाइव प्लस साइन फाइव कॉस थीटा, ये साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी बन जाएगी। या तुम्हें अगर इसको साइन फाइव मानना है तो दूसरे वाला फिर कॉस फाइव आएगा। ठीक है, तो उसमें फिर दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा, या तो कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, या फिर साइन ए प्लस बी, या साइन ए माइनस बी, वो तुम्हें देखना है कि कौन सा बनाना है। तो इसमें देखो मैनिपुलेशन करो, बताओ क्या लिखें, जल्दी से बताओ। ए और बी कितने हैं हमारे, √3 और 1 है माइनस का ना, क्या आएगा, √3 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 3 होगा, 1 का माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो रूट ऐड करोगे तो कितना आएगा, 3 + 1 4, 4 का रूट हो गया 2। तो जो पहले वाला पार्ट लिखा हुआ है न्यूमरेटर में उसको क्या लिख सकते हैं, √3/2 साइन π/6 प्लस h माइनस 1/2 कॉस π/6 प्लस h। अच्छा, हमने डिवाइड तो कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई बाहर कर दो ऐसे। ठीक है, डिवाइड में क्या चल रहा है, डिवाइड में भी क्या वही लगेगा, दोबारा टाइप, देखो दोबारा लग रहा है, जो ब्रैकेट ये वाला पार्ट है इस वाले पार्ट में दोबारा लग रहा है, √3 और -1, तो 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से मैंने डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो क्या आएगा, √3/2 कॉस h माइनस का 1/2 साइन h। ऊपर किसकी आइडेंटिटी बनाओगे बताओ, ऊपर किसकी आइडेंटिटी बना दे, साइन ए माइनस बी। हाँ तो मैं इसको मान के चल रहा हूँ, देखो इसको मान के चल रहा हूँ ए एंगल, और ये जो है इसको मैं मान के चल रहा हूँ कॉस पाई बाय कितना, ये कॉस π/6 है ना, यस ये cos π/6 है। ऐसे ही तुम्हारा 1/2 क्या हो जाएगा, साइन π/6 हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये फॉर्मूला। अच्छा 2 और 2 ये काट दो, जो कट रहा है ये 2 कट गया, क्या बचेगा, ऊपर बचा 2 और क्या बन गया ये फॉर्मूला, जल्दी से एक बार में बता दो क्या आएगा, साइन ए साइन फाइव माइनस बी आएगा, है ना, माइनस बी, तो π/6 तो कट जाएगा, सिर्फ h ही बचेगा ना। ठीक है, ये ठीक है, सिर्फ साइन h बचेगा, तो मैं कह रहा था ना सिंप्लीफाई हो जाता है कभी कभी, और नीचे h लिखा भी हुआ है, तो √3 को निकालो बाहर, और ये वाला h साइन h के साथ लिमिट क्या चल रही थी, h टेंड टू 0, तो ये हो जाएगा 1। अब जो 1 हो जाता है उसको हटा सकते हो, मतलब ऐसा नहीं जैसे पेपर में, लाइक सब्जेक्टिव पेपर में क्या होता है, सारा आप लिखते रहते हो, तो लाइक लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इसका लिमिट लेकर हटा सकते हो इसे। ये तो क्या होता है, बार बार यही चीज लिखनी पड़ेगी साथ साथ, तो जो जो लिमिट का फॉर्मूला लग रहा है या जो सिंप्लीफाई होता जा रहा है उसको करते जाओ, इसको हटा दो, कुछ मत लिखो। डिवाइड में क्या बचा, 1/, इसका भी बता दो क्या बनेगा, इसका क्या बन जाएगा। अब तुम्हारी मर्जी है, देखो मैं जो बात कह रहा हूँ, अब यहाँ पर तुम्हारी मर्जी है, तुम इसको साइन वाला बनाओ या कॉस वाला बनाओ। तो अगर √3/2 को क्या मान रहे हो बताओ, साइन 60 डिग्री माने, साइन π/3 माने, या कॉस π/6 माने, बताओ, कॉस π/6 मान ले, तो ये तुम्हारा साइन π/6 है। फिर ये किसकी आइडेंटिटी होती है बता दो, साइन a प्लस बी की होती है ना, कॉस, सॉरी कॉस a प्लस बी की, कॉस a प्लस बी मतलब h प्लस π/6 है ना। ठीक है, और h टेंड टू कितना है, 0 है, तो भैया देखो ये तो सॉल्व हो गया, क्या बचा, 2/√3 इंटू में 1/h0 पुट करोगे cos π/6 आएगा, और cos π/6 कितना होता है, √3/2। क्या आंसर आया हमारा, 4/3। क्लियर है, यस सर। ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा एलोपेटेड रूल ही लगाना है। ठीक है, तो जैसे मैं समझा रहा हूँ तो इसमें मैं लिख रहा हूँ कि इस तरह से देखो, ये वाला आपका cos π/6 है, sin π/6 है, जिसको पता है वो डायरेक्टली इसी के बाद लिख सकते हो आप, ये वाला फॉर्मूला जो मैंने लगाया। ठीक है बेटा, क्लियर, ये सभी को समझ में आया ना बेटा। ए साइन थीटा प्लस प्लस माइनस बी कॉस थीटा में जो मैंने बताया कि √a² प्लस b² से डिवाइड मल्टीप्लाई वाला लॉजिक सभी को क्लियर है, क्योंकि बहुत जगह लग जाता है ये। ठीक है, जब मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू भी बतानी होती है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या कुछ इक्वेशन लिखी होती है, उसमें भी ये अप्लाई होता है। ठीक है, जैसे मैं आपसे बोलूं कि साइन √3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू बता दो क्या होगी, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बता दो जल्दी से क्या होगी, √3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्या करोगे, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, राइट, क्या आ जाएगा,
और इसको अभी हमने लिखा था, क्या लिखना है, और तुम्हारी मर्जी, इसको कॉस वाला लिख दो या साइन वाला लिख दो। अगर मैं लिखता हूँ साइन वाला, तो ये है साइन, इसको मैं मन में मान रहा हूँ, ये जो √3/2 इसको मैं मन में मान रहा हूँ, कॉस कितना होता है, पाई/3, पाई/6 सॉरी, और ये साइन पाई/6 होता है। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा किसका, साइन थीटा माइनस पाई/6। क्लियर है भाई? ठीक है। यस और क्या लिख सकते हैं, और कोई बताएगा? एक और कॉस की टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं इसे? अगर कॉस की टर्म्स में लिखे तो कैसे लिखेंगे? उसमें से पहले प्रॉब्लम ये होगी कि साइन थीटा लिखा हुआ है, तो कॉस, अगर कॉस ए प्लस बी की आइडेंटिटी लगाते हैं तो कॉस ए प्लस बी होता था कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो उसका तो साइन माइनस है तो फिर नहीं बनेगा ना। ठीक है, या तो फिर नेगेटिव बाहर निकालना पड़ेगा और कॉम्प्लिकेटेड होगा। ठीक है, तो अब इसकी जल्दी से बता दो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है भाई। हमें पता है कि साइन के साथ एंगल चाहे कुछ भी लिखा हो, कुछ भी हमेशा -1 से 1 के बीच में रहता है, तो ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा, -2 से लेकर +2 के बीच में ना, तो मैक्सिमम मिनिमम। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर भी काम आएगा, तो ये इसलिए बता रहा था, इंपॉर्टेंट है। √a² b² से हमने क्या करा, डिवाइड मल्टीप्लाई करा, इस तरह से मैनिपुलेशन, ये याद रखना। ठीक है, क्लियर है सभी को? सर। हाँ बेटा बोलो। सर मतलब ऐसा अगर दिया हो तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू √a² + b² होगी। हाँ जैसे बिल्कुल, वो दोनों शॉर्टकट बिल्कुल सही कहा आपने। अगर देखा a sin थीटा ± b cos थीटा, तो आप क्या करोगे, मैनिपुलेट करके वही भाई हर उस टर्म को a² + b² से डिवाइड कर दोगे और मल्टीप्लाई कर दोगे, तो क्या आएगा, तो जो आपने बोला कि मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू, हमें इस तरह से देखने की, अब जब ये वाला जो पार्ट है जिसमें मैंने डिवाइड करा, ये आपका हमेशा क्या करेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक कोई रेशियो बन जाएगा, तो साइन या कॉस, राइट, चाहे एंगल कुछ भी हो, मतलब जहां पर हमें एंगल चाहे बेशक से वैल्यू नहीं भी पता हो, लेट्स से a/√a² + b² आपका आता है 1/7। अब 1/7 मुझे पता तो नहीं कॉस कहाँ पे होता है या साइन कहाँ पे होता है, बट जिस भी एंगल पे होता होगा तो आपका ये सिंगल एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बन जाएगा, मतलब साइन या कॉस। और फिर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू इस बाहर वाले नंबर पे डिपेंड करेगी, जैसे आपको पता है कि साइन और कॉस की वैल्यू -1 से 1 के बीच में रहती है, तो इससे मल्टीप्लाई करके -√a² + b² मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू √a² + b²। क्लियर है भाई? यस सर। ठीक है, हाँ, तो ये शॉर्टकट हो गया कि करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि क्या आएगा। ठीक है, समझ में आया बेटा सभी को? यस सर। हाँ, तो इससे टाइम सेव होगा और टाइम भी बचाना है तुम्हें जितना बच सके भी। ओके, क्वेश्चन लेते हैं। वेक्टर 3D का क्वेश्चन है। इफ एक ए पॉइंट गिवन है 1535, सिर्फ बताना करना क्या है। बी पॉइंट दे रखा है 755, जो समझ में आ रहे हैं उनको सिर्फ डिस्कस करेंगे कि करना क्या है, कैलकुलेशन आप कर सकते हो। ए बी सी 3 पॉइंट गिवन है और एक और पॉइंट गिवन है 2 लैम्डा 1 और 2, ये 4 पॉइंट गिवन है। आर कोप्लानर, पॉइंट कोप्लानर है, देन सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा बतानी क्या होगी। ऑप्शन नहीं है, बस इतना ही बता रखा है, अब इसका आंसर निकालना है। तो सबसे पहले 4 पॉइंट अगर कोप्लानर है तो जल्दी से बताओ क्या लगाएं इसमें, कंडीशन क्या लगाएं। जब 4 पॉइंट अगर कोप्लानर होते थे तो कंडीशन क्या थी भाई, 3 वेक्टर के लिए तो कंडीशन थी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता था, 0 होता था। अब चार पॉइंट है तो उससे भी यही कंडीशन बना सकते हैं, तो क्या करेंगे, याद होगा तुम्हें, बताया था मैंने भाई, 3 वेक्टर बना दो ना इनसे। अगर 4 पॉइंट कोप्लानर है तो इन 4 पॉइंटों से कोई भी 3 पॉइंट बना दो। क्या क्या, ए बी बना सकता हूँ, फिर बी सी और सी डी, राइट भाई। अगर ये चारों पॉइंट कोप्लानर है तो इनसे जो 3 वेक्टर बनेंगे ए बी बी सी सी डी, उसमें चारों पॉइंट इंक्लूड हो गए। और अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ये तीनों वेक्टर कोप्लानर है तो ये चारों पॉइंट भी पक्का प्रूव हो जाएंगे कोप्लानर, है कि नहीं? यस आया भाई सबको समझ में? यस सर। भाई अगर Yes. 3 पॉइंट कोप्लानर होते थे तो कंडीशन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता था, 0 होता था, याद है? अच्छा, क्यों होता था ये भी याद होगा। अगर आपने कहा कि 3 वेक्टर कोप्लानर है तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बेटा क्या होता था, 0 होता था। उसका रीजन क्या था कि जब आप बी क्रॉस सी करोगे, मान लो आपकी दीवार के ऊपर बी वेक्टर और सी वेक्टर है एक प्लेन के ऊपर, ठीक है, और उनका आपने क्रॉस कर दिया तो क्या निकलेगा, एक ऐसा वेक्टर निकलेगा जो दोनों के साथ क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, राइट। और ए अगर उसी प्लेन के ऊपर है, सेम कोप्लानर मतलब सेम प्लेन के ऊपर है, तो बी क्रॉस सी जो आएगा वो ए के साथ भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और परपेंडिकुलर होगा तो फिर ए के साथ डॉट क्या आएगा, 0 आएगा। ये रीजन था।
लॉजिकली आपको पता भी होना चाहिए। तो 4 पॉइंटों से हमने क्या कर दिया, 3 वेक्टर बना लिए, ए बी बी सी सी डी। कोई बच्चा बोलेगा सर ए बी ए सी और ए डी बना सकते हैं, मैं कहूँगा हाँ, तब भी ठीक आएगा। ठीक है, तो ए बी बी सी सी डी ले लो, ए बी ए सी ए डी ले लो, लेकिन चारों पॉइंट आ जाने चाहिए जो आप वेक्टर ले रहे हो। ठीक है, और जब इसको 0 रखोगे तो क्या होगा, शायद से क्वाड्रिक बनेगी, क्योंकि इसने बोला सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा। तो हो सकता है क्यूबिक बने, क्यूबिक नहीं, शायद क्वाड्रिक ही बनेगी। हाँ, दो ही है, क्वाड्रिक ही बनेगी। तो क्वाड्रिक अगर इक्वेशन आती है, मान लो कुछ भी आती है, लेट्स से ऐसी आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 10, मान लो ये आ गया और इक्वल टू 0, तो इसमें सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यूज निकालकर उनको ऐड करना है। तो बताएगा कोई क्या आएगा, सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। अब सबसे पहले आप देखोगे कि मिडल स्प्लिटिंग हो रही है नहीं हो रही इसकी, भाई बताओ बताओ जल्दी से। सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, बताओ क्या आएगी। सर ये आया कैसे x स्क्वायर माइनस 17x नहीं, ये आया नहीं है, मैंने सॉल्व नहीं करा, मैं कह रहा हूँ बाई चांस ऐसा आता है कुछ, मैं यही कह रहा हूँ, मैं जस्ट देखना चाह रहा हूँ कि जब आप निकाल लोगे इक्वेशन तो आप सॉल्व कर लेना, इक्वेशन आ जाएगी। अब मैं पूछ रहा हूँ अगर ऐसा आ जाता है तो अब इसके बाद आंसर कैसे बताओगे, मैं ये पूछ रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा यही आएगा, मान लो ऐसा आता है, पर इसके बाद भी आंसर बताना है विद इन फ्यू सेकंड्स। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हाँ, मैं देखो, मुझे पहले से ही पता था तुम करोगे नहीं, मैं तभी आगे छोड़ा नहीं, मैंने पूछ लिया, मुझे पता था तुम यहाँ पर अब टाइम वेस्ट करोगे और फंस जाओगे। अब आप क्वाड्रिक फॉर्मूला लगाओगे, बिल्कुल आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हो, आंसर आ जाएगा उससे, पर टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो यार, भूल गए क्या कि क्वाड्रिक इक्वेशन की लाइक जनरल फॉर्म क्या होती थी, भूल गए, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। वही सम साफ दिख रहा है, कितना है, 17 है भाई, 17 है, कुछ करना ही नहीं है। तुम टाइम वेस्ट करोगे, तुम्हारे मिडल स्प्लिटिंग तो हो नहीं रही, वो तो दिख ही रहा है, मिडल स्प्लिटिंग नहीं आएगी, 10 मल्टीप्लाई करके और ऐड करके -17, तो मैं टाइम वेस्ट क्यों करूँ भाई। क्लियर है, तो अब ये याद रखो, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लो। ये जो मैंने बाहर के लगाया है उसका मतलब है कुछ नॉन जीरो कांस्टेंट है, वो कुछ भी हो सकता है, जीरोस पे फर्क नहीं पड़ता, वही आते हैं जीरो। मतलब अगर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के रूट्स निकाल लो, या पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करके तब निकाल लो, आंसर तो वही आएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्लियर है। इसी तरह से ये आपका प्रोडक्ट हो जाएगा, ये आपका प्रोडक्ट हो जाएगा 10। तो मतलब जो जीरोस निकालोगे तुम या रूट्स निकालोगे वो अजीब सा आएगा, रूट वगैरह करके माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a करके, पर उनको फिर मैं ऐड करूंगा तो आएगा तो 17 ही, फायदा क्या है। सर तो ये इक्वेशन देखकर ही पता लग रहा है। क्लियर है, सर अगर जैसे 2x स्क्वायर होता तो पहले 2 से सारे को डिवाइड करते और फिर बटा देते। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इस इक्वेशन से कंपेयर करना है, बिल्कुल सही कहा, इस इक्वेशन से कंपेयर करना है। इसमें आप एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 रखते हो और k को बाहर ले देते हो। तो जैसे बोला आपने कि अगर 2x स्क्वायर लिखा है तो फिर 17 नहीं आएगा, फिर आपको पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर 17/2 आएगा, और जो प्रोडक्ट होगा वो 5 है। क्लियर है, ओके सर। अच्छा इसी तरह से क्यूबिक भी बता दो, क्योंकि क्वाड्रिक की जगह क्यूबिक भी आ सकती है, तो उसका भी पता होना चाहिए आपको। यहाँ पर तो आपको ये फॉर्मूले पता होंगे ना, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स s होता है माइनस बी बाई, और अल्फा बीटा होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज c बाई, है ना। जो जनरल क्वाड्रिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिखते हो तुम, क्यूबिक कैसे लिखी जाती है पता है, जैसे लिखा है x क्या होता है, ऐसे लिखी होती है जनरल क्यूबिक इक्वेशन, कैसे लिखते हैं, k टाइम्स क्या लिखते हैं, एक्स क्यूब माइनस आता है क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, उसमें 3 होते हैं, अल्फा बीटा गामा, टाइम्स एक्स स्क्वायर, फिर प्लस आता है सम होता है ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 2 एट अ टाइम, तो अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, एक्स, और फिर माइनस आता है तीनों का प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा। क्लियर है, ये हो गया हमारी क्यूबिक। ये लिखते चलो, मैं इसलिए बोल रहा था कुछ चीजें मैं बताऊंगा तो ये लिखते चलना, क्योंकि अब पूरा चैप्टर में तुम्हारा क्वाड्रिक स्टार्ट करूं, कोई बाइनोमियल स्टार्ट करूं, लाइक उतना टाइम नहीं है। ठीक है, यस सर। यस ठीक सर। है, तो ये चीजें याद रहनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर ये टाइम बच गया ना, नहीं तो तुम इसमें 1 मिनट तो लगा ही देते, वो वाला फॉर्मूला लगाते डी वाला, फिर प्लस करते, एलसीएम लेते, कट तो जाता, आंसर यही आता 17, बट टाइम वेस्ट कर रहे हैं, फायदा क्या है। ठीक है, क्लियर है सभी को। और जो 4 पॉइंटों से मैंने 3 वेक्टर बनाए उसमें मैंने बता दिया, कोई कंपल्शन नहीं है कि भाई ए बी बी सी और सी डी बनाना है, इसलिए बोल रहा हूँ, बार बार समझा रहा हूँ, ए बी ए सी ए डी भी कर सकते हो, बट एक काम ये जरूर ध्यान देख लेना कि जो आप
ले रहे हो वेक्टर, 3 वेक्टर ले रहे हो ए बी बी सी सी डी, उसमें चारों पॉइंट आ जाने चाहिए, मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए ए बी ले लिया, ए सी ले लिया और दूसरा बी सी ले लिया, डी आया ही नहीं, फिर गड़बड़ हो जाएगा। फिर चौथे पॉइंट के बारे में हम नहीं कह सकते भाई कोप्लेनर है नहीं, ठीक है। तो इसलिए 4 इस तरह से बना देना, 3 ऐसे वेक्टर बना देना जिनमें चारों पॉइंट आ जाए, ठीक है भाई। नेक्स्ट है, अच्छा इक्विवेलेंस क्लास याद है रिलेशन फंक्शन की? इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है पहले वही पूछ लेता हूँ। पहले इक्विवेलेंस रिलेशन बता दो जल्दी से, क्या होता था? इक्विवेलेंस रिलेशन एक ऐसा रिलेशन होता था, हाँ, जो रिफ्लेक्सिव भी होता था, सिमेट्रिक भी होता था, ट्रांजिटिव भी होता था। चलो थोड़ा सा कंफ्यूज करूंगा, ध्यान से बताना, आंसर देना। सही क्वेश्चन है। एक ए सेट है 1 2 3 4 और मैंने एक रिलेशन लिखा आर, रिलेशन आर ऑन ए क्रॉस ए, ठीक है। क्या लिखा है? 1 1 2 2 3 3 4 4। जल्दी से बता दो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं? पहले सबसे पहले रिफ्लेक्सिव है क्या? ये रिफ्लेक्सिव है? यस सर। सिमेट्रिक? यस सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी, Symmetric. ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। अब मैंने इसमें से ये हटा दिया, ध्यान से देखना। अब बताओ क्या क्या है, ये रिफ्लेक्सिव है? यस सर। रिफ्लेक्सिव है ये? अब नहीं है भाई, 4 4 भी तो होना चाहिए भाई। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन होती है कि फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए जिस पर आप रिलेशन बना रहे हो, उसका हर एक एक्स वाई के साथ सेम मतलब एलिमेंट लिंक होना चाहिए। ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, याद है कंडीशन? तो भाई अगर 4 4 नहीं आया, एक भी नहीं आया, तो हम बोल देंगे रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्लियर है भाई? ये भूल गए? ठीक है भाई, सभी को याद रहेगा रिफ्लेक्सिव की कंडीशन, या बताऊं दोबारा? कंडीशन ये नहीं होती कि अगर ए कॉमा बी है तो ए कॉमा ए भी होना चाहिए। एक मिनट, ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए होना चाहिए, ये कह रहे ए हो? नहीं, ए कॉमा बी है तो ए कॉमा ए भी होना चाहिए। नहीं नहीं, ये कौन सी कंडीशन बना रहे हो? रुक जाओ रुक जाओ, सुनो सुनो। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या थी, सिमेट्रिक की क्या थी और ट्रांजिटिव की क्या थी? सुनो, रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन थी हमारी ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट, ये होती है कंडीशन, ठीक है। सिमेट्रिक के लिए क्या होती है? इफ ध्यान से सुनना, इफ अगर ए कॉमा बी है आर में, देन बी कॉमा ए भी आर में होना चाहिए फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ई। और ट्रांजिटिव की क्या है? ट्रांजिटिव की वही होती है इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन इट एम्प्लाइज कि भाई ए कॉमा सी भी होना चाहिए। क्लियर है? फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट। क्लियर है? ओके सर। ठीक है बेटा, ये कंडीशन, लाइक कुछ कंफ्यूजन का स्कोप नहीं है भाई, अब मतलब प्रिपरेशन आप ऐसी रखो अपनी। अब ये लाइक ये टॉपिक रिलेशन फंक्शन करने में बहुत टाइम नहीं लगेगा भाई, कंडीशन याद रखो, कुछ क्वेश्चन कर लो, टिपिकल वैसे ही आते हैं, कुछ बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं। इक्विवेलेंस क्लास एक इंपॉर्टेंट है कि इक्विवेलेंस क्लास घुमा के दे देता है, क्योंकि तुम्हारा मेरे ख्याल से जो बोर्ड के एग्जाम में होंगे उसमें इक्विवेलेंस क्लास पे ज्यादा क्वेश्चन है नहीं और तुमने करे भी नहीं होंगे। सभी को याद है इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है? कोई तो बोलो यस नो भाई। चलो बता रहा हूँ इक्विवेलेंस क्लास। सबसे पहले ये समझ में आ गया तीनों कंडीशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अब ध्यान से देखना, मैंने आर दिया, ये R1 था, तो R1 बताओ पहले सबसे पहले जल्दी से, रिफ्लेक्सिव है नहीं है? सिमेट्रिक? सिमेट्रिक यस सर है भाई। क्यों है? 1 1 है तो इसका उल्टा करोगे 1 1 वही आएगा सेम, 2 2 है 3 3 है उसका उल्टा करोगे वही आएंगे। ट्रांजिटिव बताओ? यस सर। ट्रांजिटिव है? ट्रांजिटिव भी है। अब कोई बच्चा बोलेगा सर वाली कंडीशन तो इसमें आया नहीं थी, तो मैं कहूंगा बेटा ए कॉमा बी और बी कॉमा सी पहले आर से बिलोंग करने चाहिए, तब आपको चेक करना ए कॉमा सी। लेकिन आपने देखा यार वो डिफरेंट वाले तो है ही नहीं इसमें, तो फिर क्या करोगे आप? ऐसे मान लो इसमें, फिर मतलब आप कहोगे फिर सर ट्रांजिटिव क्यों बोल दिया, तो मैं ऐसे कहूंगा ये आर से बिलोंग करता है तो मैं कहूंगा ये ए और बी है। फिर मैं कहूंगा दूसरी बात 1 1 दोबारा 1 1 बना दिया क्योंकि बी सेम रखना है। अब मैंने कह दिया ये बी सी है, ये भी आर से बिलोंग करता है, यस, तो दैट इंप्लाइज क्या? फिर ए और सी 1 1 आर से बिलोंग कर रहा है, हाँ कर रहा है,
तो इसलिए ये ट्रांजिटिव है, समझ में आया? ठीक है, मतलब कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ये वाला जो मैं पूछता हूँ कि ट्रांजिटिव है या नहीं, तो उनको लगता है वो वाली कंडीशन ए बी बी सी वाला तो है ही नहीं, तो ट्रांजिटिव मना कर देते हैं, है भी ट्रांजिटिव। ठीक है, अगर ये दोनों डिफरेंट वाले मतलब हमने चेक करे और फिर ए सी आपका नहीं आता उस रिलेशन में, तब बोलोगे ट्रांजिटिव नहीं तो आंख बंद करके बोल दो है ट्रांजिटिव। अगर ये कंडीशन चेक ही नहीं कर पा रहे, मतलब इफ वाली कंडीशन अगर चेक ही नहीं कर पा रहे आप कि भाई बी ऐसा आ ही नहीं रहा कि सेम आ जाए, तो फिर आप डायरेक्टली बोल दो है ट्रांजिटिव। ठीक है, जैसे मैंने आर क्या दिया था, R2 दिया था, लेट्स से R1 दिया था, अब R2 बना रहा हूँ, R2 दिया, सेट वही है ए 1 2 3 4 वाला, अब मैंने R2 में सिर्फ लिखा है 2 3, बताओ सबसे पहले रिफ्लेक्सिव है ये? नो सर। नहीं है। सिमेट्रिक है? नहीं है। ट्रांजिटिव? ट्रांजिटिव है। मैंने क्या बोला था वही चीज, अगर 2 3 है और आपको दूसरे वाली जो कंडीशन है ए बी दिख गया, बी सी है ही नहीं, मतलब बी 3 होना चाहिए और सी कुछ और होता, तब हम चेक करते हैं क्या 2 कॉमा जो सी होता वो बिलोंग करता है नहीं यहाँ से। लेकिन अगर चेक ही नहीं कर पा रहे वो इफ वाली कंडीशन, तो आप डायरेक्टली बोल दो बाय डिफॉल्ट है। और मैं ये समझा चुका हूँ कि ये क्यों है, मैं समझा चुका हूँ ना कि भाई 2 3 को ही आप क्या करते हो ए बी मान लेते हो, और 2 3 को ही क्या मान लेते हो, बी सी मान लेते हो, है ना? नहीं, इसमें तो गड़बड़ होगी, इसमें तो ये भी चेक नहीं होगा, है ना? हो गया नहीं? अब बताओ फिर जल्दी से, ट्रांजिटिव भाई होगा या नहीं होगा फिर ये? तो चेक ही नहीं कर पा रहे ना, डायरेक्टली बोल दो है फिर। क्लियर है? समझ आए? नेक्स्ट, अब क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। अब इक्विवेलेंस क्लास वाला इसमें टॉपिक इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है? सबसे पहले इक्विवेलेंस क्लास से पहले इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए, तब इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करते हैं। और क्या होती है इक्विवेलेंस क्लास, ये बता रहा हूं। लेट्स से हमें दिया हुआ है आर इक्वल्स टू दिया हुआ है पी कॉमा क्यू सच दैट पी एंड क्यू आर एट द, दो पॉइंट है सेम डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, ऑरिजिन से दो पॉइंट है पी और क्यू, तो रिलेशन आर में पी कॉमा क्यू वाला पेयर होगा जब पी और क्यू पॉइंट जो है वो सेम डिस्टेंस पे होने चाहिए ऑरिजिन से, तो सिर्फ वही वाले पॉइंट के पेयर लेंगे हम, पी और क्यू। ठीक है, बी द रिलेशन, ये रिलेशन आपका। देन इक्विवेलेंस क्लास आपको फाइंड करनी है 1 माइनस 1। अच्छा, ये जो मैंने पी क्यू लिखा है ये पॉइंट नहीं, मतलब कोऑर्डिनेट पूरा का पूरा ऐसे है, पी कॉमा क्यू, मतलब जैसे एक्स कॉमा वाई लिखते हैं ऐसे लिखा हुआ है। नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ कर दी, पी और क्यू, सॉरी सॉरी, दो ही पॉइंट है भाई। ठीक है, क्योंकि इसने बोला है आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, मतलब पी और क्यू दो पॉइंट ही है। ठीक है, तो इक्विवेलेंस क्लास पूछी है इसने किसकी, इसकी। तो अब एक चीज समझ लो, अब जब इसने बोल दिया इक्विवेलेंस क्लास बताओ, तो सबसे पहले इक्विवेलेंस रिलेशन तो पक्का हो गई, 99% चांस तो है कि होगा, 1% ऐसा हो सकता है ये इसकी इक्विवेलेंस क्लास एग्जिस्ट ही ना करे अगर ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। तो सबसे पहले जल्दी से मुझे बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करके जल्दी से बताओ है या नहीं। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, अभी जो मैंने 3 कंडीशन ऊपर लिखी थी वही वाली लगाओ इसमें और बताओ है या नहीं। इक्विवेलेंस क्लास को एक बार भूल जाओ। बताओ भाई, है कि नहीं भाई, बताओ इक्विवेलेंस रिलेशन क्या ये है? सबसे पहले कैसे चेक करोगे? सबसे पहले आप चेक करोगे पी, जैसे पी कॉमा क्यू लिखा है तो जैसे ए कॉमा बी होता था, अब यहां पर हमें चेक करना है कि अगर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं, कोई भी पॉइंट पी कॉमा पी, मतलब अगर सेम रखते हैं तो पी ऑरिजिन से जितने भी डिस्टेंस पे होगा, दूसरा वाला जब आप पी लिख रहे हो तो वो भी सेम डिस्टेंस पे होगा, तो वो ऑलवेज ट्रू होगा या नहीं होगा? यस सर। तो यानी कि हमेशा रिफ्लेक्सिव है ये। ओके, सिमेट्रिक, अगर पी जितने मतलब मैंने ये बोल दिया कि पी कॉमा क्यू बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब समझो, इसको इंटरप्रेट करो कि क्या कहना चाह रहा है। देखो चैप्टर बहुत इजी है रिलेशन फंक्शन, लेकिन इसमें स्टेटमेंट समझना इंपॉर्टेंट है कि बोल क्या रहा है। तो वो बोल रहा है पी कॉमा क्यू अगर मान लेते हैं, सिमेट्रिक के लिए ऐसे चेक करते हैं ना कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर देन बी कॉमा ए भी होना चाहिए। तो हम मान के चल रहे हैं कि पी कॉमा क्यू है आर में, तो इसका मतलब ये कह रहे हो आप कि पी जितना ओरिजिन से दूरी पर है उतना ही क्यू भी दूरी पर है, उतना ही।
तो फिर अगर मैं q कॉमा p लिख देता हूँ तो ये भी r में होगा क्यों, क्योंकि q जितना दूरी पर है ओरिजिन से उतना ही दूरी पर p है, तो वो भी होगा उसमें। ये बात ठीक है? यस सर। तो भाई ये yes, सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव ऑरली समझ में आ रहा होगा तुम्हें कि p कॉमा q अगर है रिलेशन में तो मतलब p और q दोनों ओरिजिन से सेम डिस्टेंस पर है। फिर आपने मान लिया q कॉमा r वो भी सेम डिस्टेंस पर है q और r, तो p और r भी सेम डिस्टेंस पे ही होंगे, राइट? क्लियर है? yes, अब आता है इक्विवेलेंस क्लास। अब इक्विवेलेंस क्लास का मतलब क्या है? इक्विवेलेंस क्लास का मतलब है कि जब आपको बोलता है कि इक्विवेलेंस क्लास निकालो 1 माइनस 1 की, इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये आपको बेसिकली पहला वाला पॉइंट गिवन है p, और आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है q निकालना है जिससे कि कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए जो लगानी है हमें। क्या कंडीशन थी? कि ओरिजिन से p और q दोनों सेम डिस्टेंस पे होने चाहिए। तो q के कोऑर्डिनेट बताने हैं तुम्हें कैसे होंगे। तो ऑप्शन दिए हुए थे। पहला ऑप्शन है कि इक्विवेलेंस क्लास इज द सेट ऑफ, पहला है x कॉमा y, कुछ ऐसा पॉइंट होगा सच दैट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। दूसरी कंडीशन, दूसरा है केस x कॉमा y सच दैट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तीसरा है x कॉमा y सच दैट x स्क्वायर तो वो प्लस वाई नहीं स्क्वायर इक्वल टू 2। पहले आइसक्रीम और लगी लास्ट थी है इन बैली दी सहेली क्या अमन बेटा म्यूट पे रखो अपने आपको। x कॉमा y सच दैट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2। मतलब तुम्हें जो q है वो ऐसा पॉइंट बताना है जिससे कि इनमें से चार कोई ऑप्शन एक ट्रू हो जाए। तो कंडीशन क्या है कि भाई p और q सेम डिस्टेंस पे होने चाहिए। तो हमें जो इक्विवेलेंस क्लास बोली है 1 माइनस 1 की, इसका मतलब p पॉइंट बता दिया, q बताना है कि q कैसा पॉइंट होगा जो इनमें से चार जो ऑप्शंस है इनको सेटिस्फाई करेगा। तो या तो एक्स वाई ऐसा पॉइंट होगा जिससे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बना है, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4 आए, या √2 आए, या फिर 2 आए। तो हमने मान लिया भाई क्यू पता नहीं है, तो मान लिया क्यू, मान लिया कुछ ऐसा पॉइंट है एक्स कॉमा वाई। अब कंडीशन क्या लगानी है? कंडीशन ये लगानी है कि पी का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना होगा भाई। पी तो पता है ना कितना है, पी है -1 1, राइट? नहीं सॉरी 1 -1, पी पॉइंट हमारा 1 -1। तो पी का ओरिजिन से डिस्टेंस निकालोगे क्या निकलेगा? 1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, कितना निकलेगा? √2। ठीक है, तो अब आप कह रहे हो क्यू का ओरिजिन से डिस्टेंस वो भी सेम होना चाहिए, मतलब ओ क्यू भी कितना आना चाहिए? ओ क्यू वैसे कितना आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, लेकिन ये वाला जो डिस्टेंस है ये पी ओ या ओपी के इक्वल ही आना चाहिए। तो यानी कि क्या कंडीशन बनी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का √2 के इक्वल होना चाहिए, यानी कि अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2। तो यानी कि वो सारे सेट एक्स कॉमा वाई वाले जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है वो सारे पॉइंट हम ले सकते हैं। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करके जिसमें भी 2 आ रहा है वो सारे पॉइंट्स हमारे क्या होंगे? क्यों होंगे। ठीक है, वो हमारा इक्विवेलेंस क्लास होगा। समझ में आया भाई सभी को? यस ठीक है, yes, बट क्योंकि वो इनफाइनाइट पॉइंट्स है इसलिए बता नहीं सकते, क्योंकि कुछ भी ले लो भाई, √2, 0 ले लो, -√2, 0 ले लो, 0, √2 ले लो, 0, -√2 ले लो, और भी बहुत सारे बन जाएंगे डेसिमल में लेकर रूट में। ठीक है, सभी को आया समझ में कि जब मैं इक्विवेलेंस क्लास बोलता हूं तो सोच लेना इक्विवेलेंस क्लास के लिए मतलब पहले वाला दे दिया तुम्हें एलिमेंट p दे रखा है, q बताना है जिससे कि रिलेशन की जो कंडीशन थी वो सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, और इसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या? हमेशा जिसकी इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं वो वाला एलिमेंट पक्का होगा इक्विवेलेंस क्लास में, ये गारंटेड है। मतलब जैसे 1, -1 लिखा है ना, तो क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन है तो आपको पता है कि इक्विवेलेंस रिलेशन में रिफ्लेक्सिव होता है। रिफ्लेक्सिव मतलब p के साथ p वाला रिलेशन में होगा पक्का। तो q को अगर मैं p ही मान लूं तो वो तो पक्का ही होगा, तो इसका मतलब q की एक वैल्यू पक्का p वाली होगी, मतलब 1, -1। तो इक्विवेलेंस क्लास में p वाला पॉइंट तो पक्का ही आएगा। ठीक है, मतलब q की एक पॉसिबल वैल्यू तो p ही होगी। समझ में आया अभी? yes, sir. क्लियर है बेटा सभी को? ठीक है, तो ये इक्विवेलेंस क्लास थी। मतलब जब आपसे बोले कि इक्विवेलेंस क्लास निकालो a कॉमा b की, तो मतलब a दिया हुआ है और आपको b निकालने को कह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन। लेट्स से जैसे मैंने अभी वो ट्रिग्नोमेट्री का वो मैक्सिमम मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट समझाया, उसी पे देखो एक क्वेश्चन भी आया होता पेपर में। नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k फॉर विच इक्वेशन दी हुई है 3 sin x प्लस का 4 cos x इज इक्वल टू k प्लस 1 हैज अ सॉल्यूशन। ये कह रहा है इसका एक सॉल्यूशन निकल जाए वेयर k बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर इज, बताना है क्या होगी।
आपको बताना है ऐसी कितनी इंटीग्रल वैल्यूज के की हम ले सकते हैं, इंटीग्रल वैल्यूज मतलब इंटीजर होना चाहिए, जिससे कि इसका सॉल्यूशन निकला है। के यहाँ पर कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो बताने ऐसी कितनी इंटीग्रल वैल्यूज के की पॉसिबल है, सिर्फ इंटीग्रल वैल्यूज बतानी है। और के कैन बी एनी रियल नंबर, इन इस इक्वेशन में कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो सॉल्यूशन मतलब एक्स की कोई वैल्यू निकला है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन लिखी हुई है, इसको कैसे करें सॉल्व, बताओ बताओ जल्दी से। 5 से मल्टीप्लाइड बाय क्या करेंगे पहले, 5 5 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपने बोला जो मैंने भी टाइप बताया था, अगर आपको समझ में आ गया तो देखो वही चीज लगी यहाँ पर, आपको समझ में आ गया होगा कि जो लिखा हुआ है वो a sin थीटा प्लस b cos थीटा लिखा हुआ है। मैंने कहा था कि इसका डायरेक्ट वैसे कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन मैनिपुलेशन करके हम क्या कर सकते हैं, 5 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज 3 स्क्वायर 9 आएगा, 4 स्क्वायर 16 होगा, और रूट में करोगे तो 5 आ जाएगा 25 का। तो 5 से डिवाइड 5 से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा भाई 3/5 sin थीटा प्लस का 4/5 cos थीटा। अब इसको आप जो मर्जी लिख लो, क्या लिखते हैं, मैंने कहा था इसको कुछ भी मान लो, क्या मान ले, कॉस माने साइन माने, इसको मान लेते हैं, चलो कॉस क्या 5 मान लेते हैं, नहीं पता ना, ये sin 5 आएगा, करके दिखाने की जरूरत नहीं है। तुम cos 5 अगर 3/5 को मानोगे, अपने आप ही 4/5 आएगा sin 5। ये क्योंकि मैनिपुलेशन जो है ये हमेशा वर्क करता है, मतलब 3/5 की वैल्यू अगर मैंने sin cos 5 मानी, तो तुम निकालोगे अगर तो sin 5 यही आएगा, वैसे भी दिख रहा है मेंटली। तो ये क्या बन गया हमारा, sin थीटा प्लस 5 बन गया। अब तुम्हें ये बात पता है कि sin थीटा प्लस 5 क्या आ गया, k प्लस 1/5 आ गया, राइट, ये आया। और आप क्या कह रहे हो, इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, तो आपको पता है साइन की वैल्यू कहां से कहां तक होती है भाई, कंडीशन है ना, साइन की वैल्यू कहां से कहां तक है, -1 to 1. -1 से 1, तो इसकी वैल्यू कहां से कहां तक होगी, ये भी यहीं तक ही होगा, राइट। Yes, sir. मतलब इनइक्वालिटी बना दी हमने, क्योंकि हमें इसका बोला सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए, सॉल्यूशन निकालना नहीं, वो तो निकलेगा भी नहीं, के पता ही नहीं है, तो कह रहे बस आंसर आना चाहिए। अब कुछ बच्चे परेशान हो जाएंगे, सर थीटा फाइव क्या है, ये थीटा भी नहीं पता, हमें फाइव भी नहीं पता, उससे कोई मतलब ही नहीं बेटा। सॉल्यूशन मतलब है कि साइन समथिंग कुछ एंगल आया है और इक्वल टू k प्लस 1/5 लिखा हुआ है, तो k की वैल्यूज हम क्या ले सकते हैं जिससे कि सॉल्यूशन निकल जाए। क्योंकि देखो अगर ऐसे लिखा होता साइन थीटा प्लस 5 और इक्वल टू लिखा होता 2, तो मैं क्या कहता, नो सॉल्यूशन भाई। क्यों, क्योंकि साइन की वैल्यू तो 1 से बड़ी हो ही नहीं सकती, तो मैं कह दूंगा सॉल्यूशन ही नहीं एग्जिस्ट करता, ठीक है। तो हमें बस सॉल्यूशन के लिए कंडीशन बतानी है कि k प्लस 1/5 कहां से कहां तक वैल्यू ले सकता है। तो हमें पता है कि साइन की वैल्यू -1 से 1 तक होती है, तो ये भी -1 से 1 तक ही होगा, तो इनइक्वालिटी बन गई -5 से लेकर 5 तक। तो k कहां से कहां तक आ गया, -6 से लेकर 2। अब -6 से 4 इक्वल टू भी है, तो कितनी इंटीग्रल वैल्यूज होंगी बताओ जल्दी से काउंट करके, -6 से 4 तक कितनी हो जाएगी भाई, 11 आएंगी या 12, sir. 11 आएंगी, जीरो 11. इंक्लूड होकर 11 आ रही है ना, यस Yes, sir. ठीक है। तो टोटल 11 पॉसिबल ऐसी इंटीग्रल वैल्यूज पॉसिबल है। देखो ये पेपर में आया हुआ था, और लाइक जो मैं वही कॉन्सेप्ट समझा रहा था उसी से रिलेटेड, पिछले वाले एक क्वेश्चन में भी लग गया, इसमें भी लग गया ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसलिए बोला था इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्लियर है सभी को, सर एक क्वेश्चन पूछो, बाइनोमियल थ्योरम क्या बेटा, बाइनोमियल थ्योरम से क्वेश्चन, हाँ बेटा बोलो। द वैल्यू ऑफ 20 वैल्यू ऑफ, एक मिनट, वैल्यू ऑफ 20c0 20c0 प्लस 20c1 प्लस 20c1 प्लस 20c2 ऐसे करते हो 20c4 तक है, कहाँ तक जा रहा है, 4 तक, 20c4 तक बस, ठीक है। और फिर उसके बाद है 20c12। एक मिनट, 20c4 तक ब्रैकेट बंद कर दूं, नहीं सब कुछ ही प्लस में है, ब्रैकेट की जरूरत नहीं, ठीक है, फिर आगे क्या है, 20c12। 20c12, अच्छा प्लस में ये भी, यस सर, ठीक है, फिर 20c13 ठीक है, 20c14 20c14 ऐसे चलता जा रहा है कहाँ तक, 20c15 तक बस। ठीक है। फिर क्या पूछा है, इसका वैल्यू इसका पूरा वैल्यू इवैल्यूएट करना, राइट, यस सर, ठीक है। तो सबसे पहले हमें समझ में आता है कि भाई 20c0 से लेकर 20c20 तक होता तो आंसर निकल जाता, राइट, यस सर, 2 की पावर क्या 20 हो जाता ना। अब लेकिन इसमें जो वैल्यूज दी हुई है, कुछ वैल्यूज दी हुई है, अब मैं सबको तो प्लस नहीं करके देखूंगा, लेकिन अब तुम्हें एक चीज ये भी तो याद होगी
20C0, 20C1, 20C2, 20C20, इनमें से कुछ वैल्यू सेम होती थी ना, याद है? यस सर। ये टोटल कितनी टर्म्स है पता है? 11 कितनी है? 21। यस सर। yes sir 21 बाइनोमियल कोएफिशिएंट है। उसमें मिडिल में क्या आएगा बताओ जल्दी से? मिडिल में क्या आएगा? 20C 20C 11 या 10? टॉपिक 11 10 आएगा बेटा। मिडिल में 10 आएगा, क्योंकि 0 से लेकर 9 तक तुम्हारे 10 हो गए, और 11 से लेकर 20 तक भी 10 हो गए, राइट? तो 20C10 सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी, ये भी याद है? यस सर। भाई जो मिडिल वाला बाइनोमियल कोएफिशिएंट होता था वो सबसे मैक्सिमम होता था, याद है ना? और पेयर वाइज कुछ की वैल्यू सेम होती है, तो किस किस की वैल्यू सेम होती थी, याद है? NCR और NCN -1। हाँ ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर कुछ पेयर वाइज बन रहा है क्या? नहीं बन रहा ना। 20C12 को तुम क्या लिख सकते हो? 20C8 लिख सकते हो, राइट? इसको 20C7, 20C6 और 20C5, राइट? ऐसे लिख सकते हो ना? यस सर। पर इसको भी अगर सॉल्व करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो है ना? यस सर। तो कोई और फॉर्मूला याद आ रहा है? सोचो जल्दी से। पेयर वाइज लाइक 20C0 से लेकर, हमें सब यही निकाला है ना, 20C0 से लेकर 20C4 एंड 20C12 से लेकर 20C15 तक, राइट? यस सर जी। और कोई फॉर्मूला याद आ रहा है किसी को भी? जल्दी से बताओ। और क्या मैनिपुलेशन कर सकते हैं? ऑप्शन क्या गिवन है इसके? ऑप्शन भी अजीब से होंगे फिर इसके। क्या दिए हुए? सर ऑप्शन ए था 2 की पावर 19, 2 की पावर 19, ओके, फिर माइनस में फिर 20C10 प्लस 20C9 होल अपॉन होल डिवाइड बाय 2। ठीक है। ऑप्शन ऐसे ही सारे ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन ऐसी है, जो सेकंड ऑप्शन है वो ऐसी है सेम ही, बस उसमें 20C9 के साथ 2 मल्टीप्लाइड में भी है। ओके और थर्ड ऑप्शन में 20C9 है, और फिर फोर्थ ऑप्शन नन ऑप्शन। ठीक है। और हमें कहां से 4 तक दिया और 15 तक दिया हुआ, राइट? यस सर। ठीक है। क्या दिया होता? 20C0, 20C1, 20C2, 20C3 और 20C4, राइट? और दूसरा दिया हुआ है 20C12 से लेकर कहां तक? 15 तक, राइट? यस सर। टोटल कितने बाइनोमियल कोएफिशिएंट हो गए हमारे? 2, 4, 5 और 9। ठीक है। हमें पता है 20C0 से लेकर 20C1 से 20C20 तक, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 10 लिख सकते हैं, राइट? 2 की पावर ठीक है 12। भाई। अच्छा, 20C0 से लेकर अगर मुझे सिर्फ 20C1, 20C9 तक लिखना हो, इसका सम क्या आएगा, बता सकते हो? सर ऊपर वाले का 2 की पावर 20 आएगा। क्या आएगा, क्या आएगा? अच्छा 20 आएगा, सॉरी। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप? अगर सिर्फ 9 तक लिखना है सम, कैसे लिखूंगा? हमने क्या करा था? चलो ब्रेक नहीं करते, वही कर लगाते हैं जो लगा रहे थे हम। क्या लगा रहे थे? 20C12 को क्या लिख दूं भाई? 20C8 लिखा था मैंने, 20C7 और 20C6 और 20C5। देखो ये वाले तो इजी है ना कैलकुलेट करने। यस सर। भाई पहले वाले तो इजी है ना, दूसरे वाले जो है, ये वाले जो थे इनको मैंने हटा दिया क्योंकि बड़े हो जाएंगे, तो मैंने इनको लिख दिया 20C8, क्योंकि बैलेंस तो बराबर ही रहेगी। ठीक है, अब क्या करें, क्या करें अब? अच्छा, सॉल्व करना क्या आएगा बताओ? पहले का आंसर क्या आ गया 20C0 का?
1 1 आ जाएगा, राइट? ऑप्शन में क्या था? 2⁻19, 20C10, 20C9 डिवाइड बाई 2। ठीक है। अच्छा, एक चीज नोटिस करो, 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 6 7 8, ये तो सीरीज नहीं बन गई भाई, हो तो क्या? मैं लिखी ढंग से नहीं रहा हूँ, तुम्हें तो दिखना चाहिए, मैं सीरीज ही तो बना रहा था, सीरीज बन गई ना। 5 भी आ गया, 6 भी आ गया, 7 भी आ गया, हो तो क्या? 8 तक आ गया ना। और मैं तुम्हारे से अभी क्या पूछ रहा था? मैंने 20C9 तक बोला था ना। देखो क्या था, 20C0 से लेकर 20C9 तक का कॉफी वैल्यू और 20C11 से 20C20 तक का सम सेम है ना। यस सर। ठीक है, तो अगर 20C0 से लेकर 20C9 और बीच में छोड़ दो 20C10 और प्लस 20C11 से लेकर 20C20, इनका सम क्या था? 2 क्या 20? तो इनका सम अगर मैं s मान लेता हूं तो इसका सम भी s होगा, तो क्या आ गया भाई? 2s इक्वल टू क्या आ जाएगा? 20C20 माइनस 20C10, ये ठीक है। यस सर। और तो s की वैल्यू क्या आ गई? 2 की पावर 20 माइनस 20C10 डिवाइड बाई 2, ये आ गया। यस सर। अच्छा, और s कहां से कहां तक है हमारा? s कहां से कहां तक है? 20C0 से लेकर कहां तक? 20C9 तक, राइट? यस सर। लेकिन हमें जो गिवन है वो कहां तक है? हमारी सीरीज कहां तक बनी है? सिर्फ 8 तक बनी है ना। यस सर। तो बस 9 वाला माइनस कर दो, खत्म। ये निकालना है ना, तो इसको बेटा माइनस कर दो यहाँ पर। 20 की पावर 2 की पावर 20, सॉरी, माइनस 20C10 डिवाइड बाई 2 माइनस 20C9, ये आएगा आंसर। ठीक है ऑप्शन क्या है सर? तुम्हारा था 2 की पावर 19, 2 की पावर 19, हाँ निकल जाएगा। देखो डिवाइड कर दो, क्या आएगा? 2 की पावर 19 माइनस 20C10 डिवाइड बाई 2 माइनस का 20C9, कुछ आ रहा है क्या सर? यस सर। यस सर। माइनस साइन कॉमन ऑप्शन लेकर, में ऑप्शन माइनस कॉमन ले लिया और 20C9 के साथ 2 मल्टीप्लाई, कैसे है ऑप्शन? आ रहा है ऐसा ऑप्शन? यस सर। ठीक है, क्लियर है। यस सर, थैंक यू सर। तो देखो मैंने क्या बोला, मैंने कहा मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा सीरीज पक्का बनेगी, मतलब तुम्हारे से इंडिविजुअली वो सम तो करवाएगा नहीं, तो कुछ ना कुछ बन रहा होगा फॉर्मूला। तो मैंने उल्टा, अब देखो इन्होंने जानच में दिया भी कैसा है, 0 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8 की जगह उल्टा आ रहा था ना, 8 आ रहा था, 7 आ रहा था, 6 आ रहा था, 5 था, तो दिमाग में नहीं जाता। फिर देखा यार ये तो कंटिन्यूस ही बन रहा है। ठीक है, क्लियर है यस सर। सभी को? बेटा आ गया समझ में? तो इसमें एक चीज याद रखनी है कि मिडल वाला जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट होता है वो सबसे मैक्सिमम होता है जब ऑड होते हैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट, लेकिन अगर इवन होंगे तो दो मिडल में होते हैं, राइट? जैसे मैं अगर तुम्हें बोलूं 19C0 19C1 डॉट 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 19C19, इनमें बताओ मैक्सिमम कौन सा होगा बाइनोमियल कोएफिशिएंट? सबसे मैक्सिमम वैल्यू किसकी होगी बाइनोमियल कोएफिशिएंट की? मिडल में क्या आएगा पहले तो ये बता दो, मिडल में दो आएंगे, एक आएगा इस बारी? 19C10 और 19C11 होगा मैक्सिमम। टोटल टर्म्स कितनी है? 20, 20 का हाफ और प्लस 1, तो यानी कि 10 और 11। वेरी गुड, ये दोनों के दोनों, और ये दोनों तुम्हें दिख भी रहे होंगे, इक्वल है, दिख रहे हैं? क्योंकि दोनों जब मैक्सिमम बोल रहे हैं तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि एक छोटा और एक बड़ा, तो होंगे तो फिर यानी दोनों इक्वल ही होंगे जब दोनों मैक्सिमम है तो। और दोनों की वैल्यू तुम्हें दिख भी रही होगी इक्वल, क्यों है? क्योंकि एक फॉर्मूला था क्या, NCR इक्वल टू NC n माइनस आर, याद है? क्लियर है भाई? और सर एक और क्वेश्चन था, और रिमाइंडर के ऊपर था। बाइनोमियल का? यस सर। बोलो। if 7 to the power 9 plus 9 to the power एक 7 मिनट, 7 टू द पावर 9 plus 9 to the power 7 प्लस 9 टू द पावर 12 7 9 to the power 7। 9 टू द पावर 7, Yes sir। ओके, is divided by 64, then the इज remainder डिवाइडेड बाय 64, then the remainder is। देन रिमाइंडर बताना है। देखो एक ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसको ट्रिक से भी सॉल्व कर लेते हैं, जरूरी नहीं कि लाइक वो आपको बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, लाइक बाइनोमियल एक्सपेंशन ओपन करने की जरूरत नहीं, कई बार ट्रिक से ही हो जाता है। तो जो तुमने पावर बोली है, मैं तुम्हें एक ट्रिक बता देता हूँ कि इसने बोला है 64 से क्या करा, डिवाइड करा है। सबसे पहले 64 किसकी स्क्वायर होती है?
8 तो बाइनोमियल देखो 7 की पावर 9 सॉल्व तो नहीं होगा डायरेक्टली, 9 की और 7 भी सॉल्व नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, बस ऐसा करना है कि 64 कॉमन आ जाए और जो बच जाएगा 64 से कम वही हमारा आंसर होगा रिमाइंडर, क्योंकि कुछ ऐसा आएगा इसका आंसर 64k प्लस आर, और ये आर ही आपका रिमाइंडर है। और 64 लेकिन कॉमन निकालना है। अब कॉमन निकालने के लिए भाई क्या करना पड़ेगा, बाइनोमियल एक्सपेंशन बनाऊंगा मैं, तो मुझे समझ में आता है 64 तो 8 का स्क्वायर है, 7 और 9 दोनों 8 के पास हैं, तो 7 के लिए क्या लिखूंगा मैं बता दो, 8 माइनस 1। इसका ओपन कर दो जल्दी से, क्या आएगा, क्या आएगा भाई, 9c0 8 की पावर 9, फिर प्लस आएगा माइनस आएगा, माइनस 8 की पावर 8, फिर प्लस 9c2 8 की पावर 7, ऐसे ही चलता जाएगा ना। यस सर। क्या आएगा लास्ट में, 9c9 9c9 माइनस 1 की पावर 9, यानी माइनस ही आएगा राइट, लास्ट वाली टर्म माइनस आएगी, और बस है ना, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी कर लो फिर 1 ही रहेगा वो। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो मुझे बताओ इसमें 8 स्क्वायर कहाँ से, 8 स्क्वायर अगर मतलब 64 कॉमन ले लेते हैं तो कहाँ कहाँ से ले सकते हैं कॉमन। देखो लास्ट वाली टर्म में से तो नहीं आएगा, लास्ट वाली टर्म क्या आएगी, लास्ट की दो टर्म लिख लो एक बार, क्या क्या आएगी, 9c9 1 की पावर 9 वही रहेगा, ये नेगेटिव है, और उससे पहले आएगा पॉजिटिव वाली टर्म क्या आएगी, 9c8 एक 8 आएगा, और उससे पहले क्या आएगा, ये प्लस का आएगा, इससे पहले माइनस की टर्म आएगी क्या, 9c7 8 की स्क्वायर, ये ठीक है। यस सर। ठीक है, ये समझ में आया ना, मैंने यहाँ पर नेगेटिव क्यों लिखा, यहाँ पर पॉजिटिव क्यों लिखा, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव अगर गड़बड़ कर दोगे तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, यस सर। तो इस टाइप की भी टिपिकल क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट है काफी। अब 8 स्क्वायर जो है सब में से कॉमन आ सकता है, कहां से, यहां तक है ना भाई, 8 स्क्वायर सब में से कॉमन आ जाएगा इसमें, है ना, क्लियर है। तो भाई इसको तो आप 64k लिख दो। अब कोई बच्चा बोलेगा सर प्लस भी है माइनस भी है, बेटा इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 8 स्क्वायर कॉमन लेने के बाद चाहे वो अंदर जो नंबर आएंगे प्लस माइनस कुछ भी हो, आंसर तो कोई इंटीजर ही होगा। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको पूरे को क्या लिख दो, 64k लिख दो, या k1 लिख देता हूं क्योंकि दूसरे वाले में भी निकालना है, 64k1, और प्लस आगे वाले तो कर ही सकते हैं सॉल्व। 9c8 कितना होता है भाई, 9 होता है, यस 9 इंटू 8 कितना होगा 72, और माइनस का 1, तो यहां पर तो बचा क्या, 71 बचा। 71 में से भी 64 हटा दो, कितना बचा, 64k2 बनाकर 71 में से 64 हटाओगे कितना बचेगा भाई, रिमाइंडर 7 बचेगा। ठीक है, 7 बचा, इसमें से 7 बच गया, मतलब ये समझ में आ गया। फिर ऐसी जल्दी से दूसरे वाला बताओ, 9 क्या है, 9 की और 7, इसको लिखोगे 1 प्लस 8 लिख लो, चलो 1 प्लस 8 की पावर 7, तो क्या आएगा 7c0, फिर 7c1 8 आएगा, फिर 7c2 8 का स्क्वायर आएगा, फिर 7c3 8 क्यूब आएगा, लिखने की जरूरत ही नहीं है। यहां तक ये पूरा का पूरा 64k3 लिख लो, प्लस का क्या बचा 1 बचा, प्लस 7 इंटू 8 कितना हो गया, 56 हो गया। ये कितना हो गया 57, 64k3, और इन दोनों को ऐड करना है, इसको और इसको, तो 64 वाले तो वो 64 दोबारा कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा 7 के और 9 प्लस 9 के और 7 इक्वल टू आ जाएगा 64, दोनों में से कॉमन आ गया k1 प्लस k3, और प्लस 7 प्लस 57 कितना हो गया 64 ही हो गया क्या, तो दोबारा 64 कॉमन आ गया, तो रिमाइंडर क्या आएगा भाई 0 आएगा। क्या आएगा भाई, क्लियर है। यस ठीक है, सभी को आया बेटा समझ में, कैसे ही लिया हमने। तो जितने भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे हमेशा ऐसे होगा कि वो मतलब जो आप ये देखो कि जिससे वो डिवाइड करने को बोल रहा है वो किसी का स्क्वायर या क्यूब कुछ बन रहा होगा पक्का, और इस तरह से कॉमन लेकर, जैसे उसने नंबर भी ऐसे दिए 7 और 9। अच्छा एक चीज और पता होनी चाहिए, बायनोमियल की जगह ना एक कॉन्सेप्ट तुम्हें ये पता होना चाहिए, जैसे मैं अगर तुम्हें कहूँ इसी क्वेश्चन पे, मतलब ऐसा ही क्वेश्चन मान लो मैंने ऐसे बोला 3 की पावर 87 ऐसे लिखा हुआ है, और इसको डिवाइड करना है, नहीं डिवाइड नहीं करना, लेट्स से मैं इसमें बोला लास्ट की यूनिट प्लेस डिजिट बता दो क्या होगी, इसकी यूनिट प्लेस डिजिट बताओगे क्या होगी, लास्ट में यूनिट प्लेस डिजिट क्या आएगी। तो इसको करने का क्या तरीका है, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन या प्रोबेबिलिटी में ऐसा कुछ क्वेश्चन दे देंगे कि बताओ यूनिट प्लेस प्रोबेबिलिटी निकालो इस चीज की कि यूनिट प्लेस पर क्या आ रहा हो, या कुछ ऐसा।
तो सबसे पहले 3 की साइकिल होती है पावर की। देखो 3 के और 1 3 आता है, 3 के बाद 2 क्या आता है 9 आता है, 3 के और 3 क्या आएगा 27 आता है। मैं सिर्फ यूनिट प्लेस लिख रहा हूँ। 3 के और 4 करोगे तो 81 आता है। फिर 1 के बाद देखो दोबारा 3 के और 5 में दोबारा 3 आ जाएगा, राइट। चाहे पीछे कुछ भी आए यूनिट प्लेस 3 आ जाएगा। तो साइकिल रिपीट होनी स्टार्ट हो जाएगी यहाँ से। तो यानी कि 4 तक चली साइकिल, उसके बाद रिपीटेशन यूनिट प्लेस। तो 3 की पावर अगर 4 कुछ लिखा है 4 के, तो हमेशा हमेशा क्या आएगी यूनिट प्लेस 1 आएगी। 3 के और 4 के प्लस 1 आ जाता है रिमाइंडर, तो क्या आएगी 3 आएगी। 3 के और 4 के प्लस 2 आ जाता है तो 9 आएगी। और 3 के और 4 के प्लस 3 रिमाइंडर बच जाता है तो हमेशा 7 होगा। ठीक है, तो 87 है। 87 को 4 से डिवाइड करोगे क्या आएगा रिमाइंडर 3 आएगा ना। मैं भाई 87 को ऐसे लिख सकता हूँ ना 4 के प्लस 3। यस तो 87 को 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 3 बचेगा, तो इसका आंख बंद करके बता सकते हो कि यूनिट प्लेस क्या बचेगा, इसका 7 बचेगा। ठीक है, यूनिट प्लेस सिर्फ। ठीक है भाई, क्लियर है यस सर। सभी को आया बेटा समझ में। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन। लेट्स से एक और लेता हूँ, वो जो मैंने फ्रैक्शन पार्ट वाला बताया था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से रिलेटेड। अच्छा, सभी को लॉगरिथम की सारी प्रॉपर्टीज याद है? पहले चलो एक लॉग वाला लेते हैं। लॉग की प्रॉपर्टीज याद है सभी को? यस सर। नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने हैं फॉर log 4 base x minus 1 इक्वल टू log 2 base x minus 3। कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे? बहुत इजी क्वेश्चन, जल्दी से निकाल के बताओ कितना आएगा। मैं नहीं बता रहा, ना ये ऑप्शन दे रहा मैं। कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे इस इक्वेशन के? लॉग लॉग उड़ा नहीं सकते क्योंकि भाई बेस सेम नहीं है। क्या करोगे पहला स्टेप तो बता दो, क्या करोगे, कैसे करोगे, लॉग कैसे हटाए? सर लॉग लॉग बेस 4 है, उसको 4 को 2 का स्क्वायर लिखो और फिर वो जो पावर है वो हाँ। बाहर आ जाएगी 1 अब काफी बच्चों को ये फॉर्मूला नहीं पता होगा, लिख लेना भाई। लॉग अगर a बेस की पावर b है और यहाँ पर c की पावर d है, कुछ ऐसा लिखा हुआ है लेट्स से, जिसका हम लॉग ले रहे हैं वो है c की पावर d, और जो बेस में है वो a की पावर b है, बेस में भी a की पावर b है। तो इसका फॉर्मूला है डायरेक्टली d आगे आएगा, वो तो पता ही है तुम्हें, c की पावर अगर d होता है तो d आगे जाता है, लेकिन जो बेस में पावर होती है वो डिवाइड में रहती है। तो ऐसे बन जाएगा, ये लिख लो, नहीं पता तो। ठीक है, तो जो log 4 बेस लिखा हुआ है तुम्हें दिख रहा है कि वो 2 का स्क्वायर है अभी, तो जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया ये लग गया। तो उसको तुम क्या बना दोगे log, अच्छा x माइनस 1 की पावर तो 1 ही है तो उसका कुछ नहीं करोगे तुम, ऐसे ही रहेगा। और ये जो पावर है ये कहाँ चली जाएगी, ये तो डिवाइड में आती है, तो 1/2 आ जाएगा। क्लियर है बात? यस सर। तो बेसिकली अब log काटने के लिए तुम्हें ये हाफ हटाना पड़ेगा, इसको तुम फिर यहाँ ले जाओ, क्या बना दो, x माइनस 1 का रूट बना सकते हो ना। ठीक है भाई, अब हटा सकते हैं, लॉग लॉग काट सकते हैं एंटी लॉग लेकर। क्या आ गया भाई, रूट एक्स माइनस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2। ये समझ में आया कैसे मैनिपुलेशन किया? यस सर। अब सॉल्व कर दो जल्दी से, बताओ क्या आएंगे एक्स की, मतलब इसमें पूछा है नंबर ऑफ सॉल्यूशन, पूछा है ऐसे कितने सॉल्यूशन आएंगे। नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो पॉसिबल है। स्क्वायरिंग करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, क्या आएगी, एक्स माइनस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 6x, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 5 और एक्स इक्वल टू 2। कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं भाई? तो हाँ, हेमंत ने जल्दी से आंसर दिया, 2 रॉन्ग हो गया भाई, रॉन्ग हो गया। ऑप्शन भी पक्का लिखा होगा 2, फिर वही +4 आने चाहिए थे, -1 हो गए। छोटी सी ध्यान से हमने नहीं पढ़ा, क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से एनालाइज नहीं किया भाई। ओरिजिनल इक्वेशन में आ जाओ। देखो एक चीज मैंने तुम्हें बताई थी, याद हो तुम्हें, लॉस ऑफ रूट और एक्स्ट्रा रूट। मतलब अगर ऐसे लिखा है, मुझे एक चीज बताओ, रूट एक्स इक्वल टू 1 लिखा है तो एक्स की वैल्यू बता दो क्या हो सकती है, क्या होगी? 1 होगी, राइट। ठीक है, अगर ऐसे लिखा है अच्छा मैंने क्या किया, स्क्वायरिंग कर दी,
x इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। तुम कहोगे सर वही आ रहा है, सेम आ रहा है। मैं कहूंगा x स्क्वायर इक्वल टू, एक और बार स्क्वायर कर दिया, x स्क्वायर इक्वल टू अभी भी 1 है, तो अब यहाँ से सॉल्व करूंगा तो x के लिए 1 भी आ जाएगी और -1 भी आ जाएगी। पर मैं ओरिजिनल क्वेश्चन में जाऊंगा ना भाई, जो मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन था, क्योंकि मैंने तो बार बार स्क्वायरिंग करके क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ मैं, तो इसका मतलब मुझे ओरिजिनल क्वेश्चन में चेक करना है। मैंने यहाँ पर स्क्वायरिंग कर दी, स्क्वायरिंग करने से मुझे लाइक x की जो 2 वैल्यूज मिली, मैं ये भी तो टेस्ट कर लूँ कि वो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता नहीं करता, तो करना ही पड़ी। 2 आया, 2 यहाँ पुट कर सकते हैं क्या? बताओ बताओ, x -3 में पुट कर सकते हैं क्या? नो सर। लॉग डिफाइंड ही तब होता है जब वो जो हम लेते हैं x -3 या x वो ग्रेटर देन 0 होता है, इक्वल टू 0 भी नहीं चलता। तो x -3 अगर आप 2 पुट कर दोगे x की जगह -1 आ जाएगा, डिफाइंड ही नहीं होगा। तो देखो इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। आपने आंसर किसने, हेमंत था, आपने दे दिया, बाकी भी चले जल्दी से दे देते 2 सॉल्यूशन। तो देखो गड़बड़ क्या हुई भाई, -5 हो गए मेरे, तो ये अच्छी तरह से मेरे 4 मार्क्स आ सकते थे इसमें, -1 और हो गया, ठीक है। और ऐसे कई क्वेश्चनों में होता है, 3-4 क्वेश्चन में गड़बड़ कराओगे तो सोचो कितने नंबर कट गए तुम्हारे, सिर्फ 3-4 में भी अगर गड़बड़ कराए ऐसी छोटी छोटी। तो बेटा ध्यान से, बहुत ध्यान से क्वेश्चन करने। अपना आंसर लिखने के बाद एक बार दोबारा उसको वेरीफाई करो कि भाई ठीक निकाला है नहीं निकाला। अगर तुम्हें डाउट हो रहा है तो ये चीजें मैं इसलिए बार बार बता रहा हूँ क्योंकि पेपर में गड़बड़ होती है, ठीक है। सर हाँ बेटा बोलो। लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर्स कॉम्प्लेक्स सॉल्व में भी नहीं होता है? नहीं नहीं नहीं, वो कॉम्प्लेक्स में नहीं माना जाता, वो डिफाइंड ही नहीं। ये तो ठीक है, ऐसा होता है, बस यही चलता है इमेजिन नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर फिर ऐसा होता है बस x प्लस आई वाई, जिसमें आपके y क्या होता है, जिसमें आपका y क्या होता है, y और x। अच्छा कोई बोलेगा y इमेजिनरी, नहीं y इमेजिनरी नहीं है, ध्यान रखना x और y तो रियल नंबर ही होते हैं, बस y उसका कोएफिशिएंट है, उसको इमेजिनरी पार्ट बोल देते हैं, इमेजिनरी नहीं होता। तो इस फॉर्म में ही होता है बस इमेजिन नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर, क्लियर है। यस तो सर। लॉग नेगेटिव वाला वो डिफाइंड ही नहीं है फिर, ठीक है। उसके लिए भी पीछे कंडीशन है कि ऐसा क्यों मतलब बनाया गया कि लॉग नेगेटिव वालों को डिफाइन नहीं करना। तो कुछ मतलब ऐसे सोच लो, जैसे लिखा है लॉग, आपने कहा कि लॉग a बेस x, और आप कह रहे हो x की जगह आप कह रहे हो यहाँ पर लेट से -1 और इक्वल टू आप मान लेते हो चलो x है। अब एक चीज सोच के बताओ, अगर यहाँ पर बेस लेट से 2 लिखा हुआ है तो इसका तुम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनाओगे तो क्या बन जाएगा पता है, 2 की पावर x इक्वल टू -1, यही आएगा ना, आएगा नहीं आएगा? यस याद है भाई, एक्सपोनेंशियल से लॉग, लॉग से एक्सपोनेंशियल, याद है इनवर्स फंक्शन होते हैं एक दूसरे के। अब यहाँ पर गड़बड़ क्या है, अब इसको आपने ये तो लिख दिया, अब इसका मैं कह रहा हूँ सॉल्यूशन निकालो, मतलब आप कह रहे हो आप कह रहे हो ना, आप कह रहे हो कि सर log 2 बेस -1 नेगेटिव के लिए इमेजिनरी भी हो सकता है क्या? मैं कहूँगा देखो ना क्या गड़बड़ क्या है इसमें, इमेजिनरी भी नहीं है। log 2 बेस -1 आप कह रहे हो x की इक्वल है, मान लो आप कह रहे हो डिफाइंड है, कुछ भी डिफाइंड है, तो बेटा 2 की पावर x रखने पर आपका आंसर आ रहा है -1, क्या ये पॉसिबल है क्या भाई? पॉजिटिव नंबर की पावर चाहे नेगेटिव ले लो, फ्रैक्शन में ले लो, पॉइंट कुछ भी ले लो, कभी नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता, चाहे इमेजिनरी भी ले लो। अगर मैं 2 की पावर आई भी लिख दूं, पहली बात तो ये डिफाइंड ही नहीं, पता नहीं क्या आएगा इसका आंसर, लाइक बता ही नहीं सकते, रियल है ही नहीं, तो बेटा ये पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर है, समझ में आया? ठीक है भाई। यस सर अगर सर। हम -1 को ऐसे -1 प्लस 0 आए लिखते और फिर उसको यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करके देखते ट्राई। नहीं नहीं, इस कंडीशन को मैं कह रहा हूँ यार, इस कंडीशन को log 2 बेस में -1 का आप log ले रहे हो, इक्वल टू आप कह रहे हो डिफाइंड है, तो आपका कंडीशन क्या बना, 2 की पावर x इक्वल टू -1। अब 2 की पावर तो यार कुछ भी कर दो, -1 तो आएगा ही नहीं। आप इसको x को सोच रहे इमेजिन नंबर में लिख दूं, लाइक उससे भी फिर सॉल्व थोड़ी ना होगा, -1 थोड़ी ना आ जाएगा। सर कि ठीक है, -1 को ऐसे लिख दिया, -1 प्लस 0 आए ठीक है, लो लिख दिया फिर। और फिर अब इसको यूलर फॉर्म में लिख दिया, अच्छा ठीक है, e टू द लिख पावर दिया। I into 2 and 5 ऐसा। ठीक है ठीक है ठीक है, बट बेस तो सेम नहीं है, कैसे कंपेयर करोगे फिर, सॉल्व ही नहीं होगा। मतलब अगर मैं कहूँ इस इक्वेशन के सॉल्यूशन, तो मैं कहूँगा नो सॉल्यूशन, भाई है ही नहीं। मतलब एक तो होता था क्वाड्रिक का रियल और एक इमेजिनरी सॉल्यूशन, है ना कॉम्प्लेक्स, इसमें है ही नहीं, सॉल्यूशन ही नहीं बेटा, निकलेंगे नहीं। ओके सर। लिख तो सकते हैं, बेस ही नहीं बनेंगे सेम, 2 की पावर बनेगा ही नहीं, कुछ भी आएगा ही नहीं। क्लियर है? ओके ओके सर। ठीक है। और ये तुम्हारा रियल भी नहीं है, मतलब अगर तुम e की पावर वाला लिख रहे हो, कॉम्प्लेक्स में चेंज कर रहे हो, तो 2 जो है 2 की पावर तो बेटा x जो लिखा है यहाँ पर, हम रियल सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से वो इमेजिनरी उसको बोलना भी मत, वो तो सॉल्यूशन ही नहीं है उसका, छोड़ ही दो उसे, ठीक है।
चलो प्रैक्टिस करते रहो बेटा, एंड जो जो छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ इनको नोट करते रहो और ध्यान रखो कि कहाँ कहाँ हम गड़बड़ कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जो चीजें आती हैं उनको नोट डाउन साथ के साथ करते रह करो, ठीक है? ओके, Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू ऑल बेटा। Thank you. Thank you, sir. you.